तो चैप्टर शुरू करते ही सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि नाभिक होता क्या है। तो परमाणु के केंद्र में एक ऐसा भाग होता है जिसके अंदर परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान और सारा धनावेश रहता है, और उस केंद्रीय भाग को हम नाभिक कहते हैं। आप सभी ने परमाणु का चित्र तो देखा ही होगा कि परमाणु हमारा होता है गोलाकार आकृति का, और इस परमाणु के केंद्र में दूसरा गोलाकार आकृति का एक ऐसा भाग है जिसके अंदर इस परमाणु का सारा धनावेश है और लगभग सारा द्रव्यमान है। और सारा धनावेश है ऐसा मैं कह क्यों रहा हूं, क्योंकि इस नाभिक के अंदर दो चीजें रहती हैं, एक तो प्रोटॉन जो कि धनावेशित कण है, और दूसरे न्यूट्रॉन जिन पर कोई भी आवेश नहीं होता, ये हमारे विद्युत उदासीन होते हैं। तो जितने भी प्रोटॉन है वो सारे के सारे नाभिक में पाए जाते हैं जो कि धनावेशित कण है। तो सारा धनावेश इस नाभिक के अंदर ही है। और जब मैं ये कहता हूं कि लगभग सारा द्रव्यमान है, वो इस वजह से कि इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा तीसरे प्रकार के कण और होते हैं जो नाभिक के बाहर अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो वैसे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में काफी कम होता है, लेकिन होता तो है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक के अंदर होता है। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं वो एक साथ कहलाते हैं न्यूक्लियॉन। तो जब भी हम न्यूक्लियॉन कहें तो आप समझ जाना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक साथ बात चल रही है। और वैसे इसे हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं किसी भी परमाणु के लिए। जैसे आपने कार्बन के लिए पढ़ा होगा कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो तो 6 होता है और उसकी द्रव्यमान संख्या 14 होती है। तो ये जो हमारा परमाणु क्रमांक या जो द्रव्यमान संख्या है वो हमें नाभिक के बारे में ही बता रही होती है। परमाणु क्रमांक तो हमें ये बताता है कि कार्बन का जो नाभिक है उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो कार्बन के नाभिक में प्रोटॉन कितने होते हैं? 6। और जो द्रव्यमान संख्या है वो हमें ये बताती है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर के कितने हैं, मतलब न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है, वो कितनी है? 14। और अगर 6 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी कार्बन के नाभिक में? 8। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नाभिक की आकृति की, तो परमाणु की आकृति की तरह ही नाभिक की आकृति भी हमने गोलाकार मान रखी है। और इसकी वजह आपको पता हो कि स्वतंत्रता अगर दी जाए किसी भी वस्तु को कि आप जैसा चाहो अपनी इच्छा के अनुसार आप आकार ग्रहण कर सकते हो, तो प्रत्येक वस्तु जो आकार ग्रहण करेगी वो गोलाकार ही होगी। और गोलाकार आकृति ग्रहण करने की वजह क्या होती है कि इस आकृति के लिए वस्तु का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो न्यूनतम होता है। तो वो वातावरण से ज्यादा क्रिया नहीं कर पाती, उससे रिएक्ट नहीं कर पाती। तो हमारी वस्तु काफी ज्यादा स्थायी होती है और प्रत्येक वस्तु अपना स्थायित्व बढ़ाना चाहती है। कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं कम स्थायी हूं, वो स्थायित्व बढ़ाने के लिए अपनी ऊर्जा को कम से कम रखना चाहती है। और उसके लिए जो आकृति सबसे अच्छी है वो है गोलाकार। और आपको ये भी पता हो कि जैसे जैसे हम हाइड्रोजन से शुरू करके तत्व संख्या में आगे बढ़ते हैं, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और भी आगे, तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण जो हमारे परमाणु का आकार है वो बढ़ता है। और अगर परमाणु का आकार बढ़ेगा तो उसके केंद्र में जो नाभिक है उसका भी आकार बढ़ता है। तो देखा यह गया कि नाभिक की जो त्रिज्या है, किसी भी नाभिक की त्रिज्या, वो कोई भी नाभिक हो सकता है हाइड्रोजन से लेकर के आवर्त सारणी के अंतिम तत्व तक, उसके नाभिक की त्रिज्या उस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या है उसके घनमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। और यहां पर जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो जो नियतांक आता है वो है 1.2 गुणा 10⁻⁻15 मीटर, और इंटू में क्या? द्रव्यमान संख्या का घनमूल। और आपको ये भी पता हो कि ये जो 10⁻15 मीटर है इसको दूरी के टर्म्स में हम क्या कहते हैं? फर्मी। एक फर्मी का मतलब 10⁻15 मीटर। जिस तरह से परमाणु के बारे में पढ़ते हुए हम बार बार एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर, नाभिक को पढ़ते हुए हम बार बार बात करेंगे फर्मी की। और फर्मी जैसे ही मैं कहूं तो समझ जाना 10⁻15 मीटर। और ये जो 1.2 गुणा 10⁻15 मीटर है उसे हम R0 भी कह देते हैं, गुणा उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या का घनमूल। तो अगर आपको किसी भी तत्व के नाभिक की त्रिज्या पता करनी है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करोगे। जैसे ये जो हमारा एल्यूमिनियम है, अगर मैं इसी के नाभिक की त्रिज्या पता करूं तो वो क्या निकल कर आएगी?
आर की जगह आर। इस बार जिस तत्व के नाभिक की बात हो रही है वो है एल्यूमिनियम। आर नॉट हमारा कितना है 1.2 गुणा 10 की घात -15 मीटर और द्रव्यमान संख्या है 27 एल्यूमिनियम की। उसका क्या लेना है हमें घनमूल। आपको पता हो कि 27 का जो घनमूल है वो 3 आता है और 3 गुणा 1.2 करोगे तो कितना आ जाएगा 3.6 गुणा 10 की घात -15 मीटर, जिसे हम 3.6 फर्मी भी लिख सकते हैं। ये क्या है एल्यूमिनियम के नाभिक की त्रिज्या। और आकृति पता हो आपको कि हर नाभिक की आकृति कैसी होती है गोलाकार। अब चलिए हमें ये तो पता लग गया कि किसी भी तत्व के नाभिक की हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे, लेकिन कभी कभी हमें दो तत्वों के जो नाभिक हैं उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पता करना पड़ सकता है। तो आप क्या करोगे, पहला जो तत्व है उसके नाभिक की त्रिज्या और दूसरे तत्व की नाभिक की त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो किसके बराबर आ जाएगा, यहां पर R0 और इनटू में क्या होगा पहले तत्व की जो द्रव्यमान संख्या है उसका घनमूल और बटे में दूसरे तत्व के नाभिक की त्रिज्या R0 और उस दूसरे तत्व की द्रव्यमान संख्या का घनमूल। R0 से आप देखोगे R0 कट हो जाएगा क्योंकि ये नियतांक तो दोनों में समान ही होगा। तो दोनों ही तत्वों की नाभिक की त्रिज्याओं का जो अनुपात है उन तत्वों की जो द्रव्यमान संख्याएं हैं उनके अनुपात के घनमूल के बराबर होता है। कि जो भी उनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात है उसका आप घनमूल ले लें, आपको ये पता लग जाएगा कि उन दोनों ही तत्वों की नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। अब चलिए मैं आपको ये समझाता हूं कि दो नाभिकों की त्रिज्याओं के अनुपात से संबंधित हमसे किस प्रकार के अंकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे यहां पर हमें एल्यूमिनियम और बेरिलियम दे दिए और उनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्याएं हमें दिखा दी और कहा जाए कि एल्यूमिनियम के नाभिक की त्रिज्या का अनुपात पता करें बेरिलियम के साथ। तो पहला तत्व तो हो गया हमारा एल्यूमिनियम और दूसरा तत्व हो गया हमारा बेरिलियम। तो आप क्या करोगे, इन दोनों ही तत्वों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात पता करोगे तो वो क्या आ जाएगा 27/8 और इनकी द्रव्यमान संख्याओं के अनुपात का जो भी घनमूल होगा वही इनकी त्रिज्याओं का भी अनुपात होगा। तो 27 का घनमूल कितना आता है 3 और 8 का घनमूल कितना आता है 2। तो एल्यूमिनियम के नाभिक की त्रिज्या का बेरिलियम के नाभिक की त्रिज्या के साथ अनुपात क्या निकल कर आ रहा है 3:2। मतलब ये वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 1.5, जो हमें बता रही है कि ये जो एल्यूमिनियम का नाभिक है इसकी त्रिज्या बेरिलियम के नाभिक की त्रिज्या की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा है। और अगर आपको अब नाभिक की त्रिज्या के बारे में और त्रिज्याओं के अनुपात के बारे में पता लग चुका है तो चलिए मैं आपको ये समझाता हूं कि किसी भी नाभिक के आयतन का मान और दो नाभिकों के आयतन का अनुपात कैसे पता करते हैं।